कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग होते हैं जिनमें मतलब टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। शुरुआत में हर कोई कहता है कि ये तो कमाल करेगा, लेकिन कुछ साल बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। हम्म। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शुरुआत में बिल्कुल साधारण से लगते हैं, पर वो लगे रहते हैं और एक दिन पता चलता है कि वो दुनिया पर छा गए हैं। ये क्या चक्कर है? ये सवाल ही तो आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं ना, बिल्कुल देखें। और हम अक्सर इसका जवाब किस्मत या मौके जैसी चीजों में ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर इसका जवाब कुछ और हो, कुछ ऐसा जिसे हम समझ सकते हैं और शायद खुद में पैदा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास एंजेला डकवर्थ की एक बहुत मशहूर किताब है, ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस। उसका एक सार है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये ग्रिट नाम की बला क्या है और क्या ये सच में टैलेंट से ज्यादा जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर है तो इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? हाँ। चलिए इस टैलेंट के मिथक को तोड़ना शुरू करते हैं। और ये बहस शुरू करने के लिए सबसे सही जगह है ये समझना कि समाज टैलेंट को देखता कैसे है। हाँ। हम ना एक तरह से जन्मजात प्रतिभा के दीवाने हैं। अच्छा। हाँ, हमें लगता है कि महान खिलाड़ी, कलाकार या वैज्ञानिक वो पैदा होते हैं। डकवर्थ का काम इसी सोच पर एक जोरदार हमला है। अच्छा। वो कहती हैं कि हम जिसे टैलेंट समझकर पूजते हैं, हाँ। असल में वो बरसों की जी तोड़ मेहनत और लगन का नतीजा होता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का पहला बड़ा आइडिया यही है कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ क्यों नहीं है। डकवर्थ ने इसके लिए बड़ी दिलचस्प रिसर्च की है। हाँ, वेस्ट पॉइंट वाली। हाँ, उन्होंने अमेरिका की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स को स्टडी किया। वहाँ एडमिशन के लिए हर कैंडिडेट का एक होल कैंडिडेट स्कोर होता है, जिसमें उनके स्कूल के ग्रेड्स, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप, मतलब सब कुछ शामिल होता है। जो दिखाता है कि कौन कितना टैलेंटेड है। बिल्कुल। और लॉजिक तो यही कहता है कि भाई जिनका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो ट्रेनिंग आसानी से पूरी कर लेंगे। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उल्टा हुआ। हाँ, डकवर्थ ने पाया कि कौन ट्रेनिंग पूरी करेगा और कौन बीच में छोड़कर चला जाएगा, इसका उस टैलेंट स्कोर से कोई लेना देना ही नहीं था। कई हाई स्कोर वाले कैडेट्स ने हार मान ली। तो फिर वो कौन सी चीज थी जो बाकियों को टिकाए हुए थी? और यहीं पर ग्रिट का आइडिया सामने आता है। उन्होंने पाया कि जो कैडेट्स टिके रहे उनमें एक खासियत थी जिसे उन्होंने ग्रिट कहा। तो फिर ये ग्रिट है क्या? किताब कहती है इसके दो हिस्से हैं, जुनून मतलब पैशन और धैर्य परसिवरेंस। लेकिन यहाँ जुनून को लेकर मुझे एक सवाल है। आजकल तो सलाह दी जाती है कि अपने जुनून को फॉलो करो, और लोगों का जुनून तो हर 6 महीने में बदल जाता है। क्या ये वही जुनून है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। डकवर्थ का जुनून वो हर दिन बदलने वाला उत्साह नहीं है। ये एक मैराथन धावक की तरह है, स्प्रिंटर की तरह नहीं। अच्छा। इसका मतलब है किसी एक चीज के लिए, एक लंबे लक्ष्य के लिए सालों साल तक दिल से जुड़े रहना। आपकी दिलचस्पी उस चीज में इतनी गहरी होती है कि आप बोर नहीं होते। आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं और बेहतर होना चाहते हैं। मतलब ये एक कंपास की तरह है। बिल्कुल, ये एक कंपास की तरह है जो आपकी दिशा तय रखता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अच्छा, मतलब ये किसी एक चीज पर टिके रहने वाला जुनून है। और दूसरा हिस्सा है धैर्य, यानी लगे रहना। ये तो सीधा साधा लगता है, हार मत मानो। हाँ, सतह पर तो यही लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है। धैर्य का मतलब है 100 बार गिरने के बाद 101वीं बार उठने की हिम्मत रखना। इसका मतलब है जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब भी एक और कोशिश करना। ये दोनों चीजें, जुनून और धैर्य, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जुनून के बिना धैर्य दिशाहीन है। आप मेहनत तो करेंगे पर पता नहीं होगा कि क्यों कर रहे हैं। और धैर्य के बिना? और धैर्य के बिना जुनून सिर्फ एक शौक है जो पहली मुश्किल आते ही दम तोड़ देता है। इस किताब में एक फॉर्मूला है जो मेरे दिमाग में बैठ गया है। हम हमेशा सोचते हैं कि टैलेंट सबसे जरूरी है, लेकिन डकवर्थ इसे एक गणित से तोड़ देती हैं। हाँ, वो दोहरी मेहनत वाला। हाँ, वो कहती हैं प्रतिभा को मेहनत से गुणा करो तो आपका कौशल बनता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, फिर उस कौशल को दोबारा मेहनत से गुणा करो, तब जाकर उपलब्धि मिलती है। मतलब मेहनत का असर दोगुना है। बिल्कुल, और ये फॉर्मूला पूरी कहानी ही बदल देता है। सोचिए, मेहनत 2 बार आती है, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। हाँ। पहला रोल है आपकी पैदाइशी प्रतिभा को एक असली हुनर में बदलना। मान लीजिए किसी की आवाज अच्छी है, ये प्रतिभा है,
लेकिन बिना रियाज के, जो कि मेहनत है, वो हुनरमंद गायक नहीं बन सकता। तो प्रतिभा गुणा मेहनत, ये हुआ कौशल। और फिर दूसरा रोल है उस बने बनाए हुनर को दुनिया के सामने एक उपलब्धि के तौर पे पेश करना। एक गायक ने रियाज करके गाना सीख लिया, ये उसका कौशल है, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करना, एल्बम बनाना, लोगों तक पहुंचना, इसमें फिर से मेहनत लगती है। तो कौशल गुणा मेहनत तब बनती है उपलब्धि। क्या बात है। ये सोचना ही कमाल है कि एक औसत प्रतिभाशाली इंसान सिर्फ ज्यादा मेहनत करके किसी जीनियस को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी मेहनत 2 बार काम कर रही है। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मैं हमेशा सोचता था कि कामयाब लोग बस ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। पर अगर मेहनत इतनी जरूरी है तो हम सब मेहनत क्यों नहीं करते? क्या चीज हमें रोकती है? और यहाँ हम इस किताब के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, मानसिकता, मतलब माइंडसेट। डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट का सबसे बड़ा दुश्मन है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी स्थिर मानसिकता। ये वो सोच है जो कहती है मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, या मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो ऐसा ही हूँ। बिल्कुल। ये लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पत्थर की लकीर हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और इसका उल्टा है ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास की मानसिकता। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मैं अभी गणित में अच्छा नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा, या मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को एक खतरे की तरह देखते हैं। खतरा? हाँ, अगर वो फेल हुए तो उन्हें लगता है ये उनकी बेइज्जती है, ये उनकी कम प्रतिभा का सबूत है, इसलिए वो मुश्किल चीजों से बचते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सीखने का मौका मानते हैं। अच्छा। जब वो फेल होते हैं तो वो इसे फीडबैक की तरह लेते हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। वो असफलता को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। लेकिन ये कहना आसान है, जब कोई बार बार फेल होता है तो हिम्मत तो टूटती ही है। ऐसा सोचना कि कोई बात नहीं, ये तो सीखने का हिस्सा है, ये प्रैक्टिकल लगता है क्या? ये मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आपको फेल होने पर बुरा नहीं लगेगा। बुरा सबको लगता है। फर्क इस बात में है कि आप उस भावना के बाद करते क्या हैं। क्या आप हार मानकर बैठ जाते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ? यही वो सोच है जो ग्रिट वाले लोगों को बार बार कोशिश करने की ताकत देती है। वो जानते हैं कि उनका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ग्रिट क्या है और ये टैलेंट से ज्यादा जरूरी क्यों है। ये भी समझ लिया कि हमारी सोच का इसमें कितना बड़ा रोल है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सवाल तो ये है कि अगर किसी में ग्रिट की कमी है तो क्या वो इसे सीख सकता है, या ये सिर्फ कुछ लोगों में ही होती है? किताब इस बारे में क्या कहती है? और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट कोई जादुई चीज नहीं है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है। इसे बाकायदा सीखा और विकसित किया जा सकता है। अच्छा। उन्होंने इसके लिए 4 मनोवैज्ञानिक चीजें बताई हैं, जिन्हें हम 4 कदम कह सकते हैं। ये ग्रिट को अंदर से बाहर की ओर बनाने का तरीका है। अंदर से बाहर, ये सुनने में दिलचस्प है। क्या है ये 4 कदम? पहला कदम है इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी। ग्रिट की शुरुआत किसी ऐसी चीज से होती है जिसमें आपकी सच्ची और गहरी दिलचस्पी हो। आप किसी ऐसी चीज पर सालों साल मेहनत नहीं कर सकते जिसमें आपका मन ही न लगता हो। तो पहला काम है खोज करना, नई चीजें ट्राई करना, और ये पता लगाना कि कौन सी चीज आपकी जिज्ञासा को जगाती है। ये तो सही बात है। किसी को जबरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की कोशिश अक्सर नाकाम होती है अगर बच्चे की दिलचस्पी ही ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे अपनी दिलचस्पी मिल गई, अगला कदम क्या है? दूसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा अभ्यास नहीं है। इसे डकवर्थ डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहती हैं, यानी सोचा समझा अभ्यास। सोचा समझा अभ्यास। इसका मतलब है रोज अपनी क्षमता से थोड़ा सा बाहर जाकर प्रैक्टिस करना, अपनी कमजोरियों पर काम करना और लगातार फीडबैक लेना। बस रोज 8 घंटे गिटार बजाना काफी नहीं है। जरूरी ये है कि आप उन 8 घंटों में उन चीजों पर फोकस करें जो आपको नहीं आती। यही वो मेहनत है जो कौशल को निखारती है। अच्छा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रैक्टिस करना।
ये तो थका देने वाला होगा। बिल्कुल, इसीलिए तीसरा कदम बहुत जरूरी है और वो है पर्पस, यानी मकसद। मकसद? एक पॉइंट के बाद सिर्फ अपनी दिलचस्पी या बेहतर बनने की इच्छा आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। आपको अपने काम में एक बड़ा मकसद ढूंढना पड़ता है। ये एहसास कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। एक डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, वो लोगों की जिंदगियां बचाता है। एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो भविष्य की पीढ़ी तैयार करता है। ये मकसद ही आपको उन मुश्किल दिनों में हार मानने से रोकता है जब सिर्फ अभ्यास करना बहुत भारी लगता है। दिलचस्पी, अभ्यास और मकसद, ये तीनों मिलकर एक मजबूत कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। चौथा और आखिरी कदम क्या है? चौथा कदम इन सबको एक साथ बांध कर रखता है और वो है होप, यानी उम्मीद। उम्मीद? लेकिन ये कोई अंधी उम्मीद नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। ये एक खास तरह की उम्मीद है जो ग्रोथ माइंडसेट से निकलती है। ये विश्वास कि मुश्किलों के बावजूद मेरे अपने प्रयास मेरे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा। जब आप गिरते हैं तो ये उम्मीद ही आपसे कहती है, कोई बात नहीं, उठो, तुम इससे सीख सकते हो और अगली बार बेहतर कर सकते हो। ये उम्मीद ही आपको धैर्य देती है। तो ये चारों कदम एक साइकिल की तरह हैं। दिलचस्पी आपको शुरू कराती है, सोचा समझा अभ्यास आपको बेहतर बनाता है, एक बड़ा मकसद आपको चलाते रहता है और उम्मीद आपको गिरने के बाद उठाती है। ये एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाने जैसा है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक इकोसिस्टम की तरह है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दिलचस्पी के बिना अभ्यास बोझ लगेगा। सही है। अभ्यास के बिना दिलचस्पी सिर्फ एक हॉबी रह जाएगी। मकसद के बिना ये दोनों चीजें स्वार्थी लग सकती हैं और आप जल्दी थक सकते हैं। और उम्मीद के बिना एक भी बड़ी असफलता इस पूरे सिस्टम को तोड़ सकती है। ग्रिट इन्हीं चारों चीजों को रोज रोज अपनी जिंदगी में साधने का नाम है। किताब में असफलता के बारे में एक और बात कही गई है, इससे दोस्ती करना। वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स हों, ओलंपिक के खिलाड़ी हों या फिर नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता बच्चे, हाँ। डकवर्थ ने पाया कि इन सब में एक बात कॉमन थी, उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। ऐसा नहीं था कि वो कभी फेल नहीं हुए, बल्कि वो हर फेलियर के बाद और मजबूती से वापस आए। हाँ, और ये इस विचार को मजबूत करता है कि महानता झटके ना लगने में नहीं बल्कि झटकों से उभरने की क्षमता में छिपी है। ग्रेट वाले लोग असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, अपनी काबिलियत पर एक दाग नहीं। अच्छा। जब वो गिरते हैं तो वो सवाल पूछते, यहाँ क्या गलत हुआ, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, बजाय ये सोचने के कि मैं ही बेकार हूँ। वो असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते बल्कि उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं जिससे सुलझाना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही है कि हम जिसे कामयाबी समझते हैं वो टैलेंट की चमकदार चिंगारी से ज्यादा मेहनत और लगन के धीमे धीमे जलने वाले कोयले का नतीजा है। सफल लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरकर उठना जानते हैं। जैसा कि किताब में कहा गया है, प्रतिभा आपको भीड़ में ला सकती है, लेकिन ग्रेट आपको भीड़ से अलग बनाती है। इस सब के बाद एक सवाल है जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। अगर विज्ञान और रिसर्च ये साबित कर रहे हैं कि ग्रिट प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे बकायदा सिखाया जा सकता है, तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली में, अपने दफ्तरों में और अपने घरों में इसे सिखाने और सराहने पर इतना कम ध्यान क्यों देते हैं? हम आज भी बच्चों को उनके मार्क्स के लिए सराहते हैं, उनकी कोशिशों के लिए नहीं। हम कर्मचारियों को उनके टारगेट पूरा करने पर बोनस देते हैं, उस प्रक्रिया में दिखाई गई लगन के लिए नहीं। ये सोचने वाली बात है। शायद हमें नतीजों की पूजा करने की आदत हो गई है। शायद। तो आखिरी सवाल यह है कि हम सिर्फ मंजिल की खूबसूरती की तारीफ करने के बजाय उस लंबे, उबड़-खाबड़ और मुश्किल रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर की हिम्मत की सराहना कब शुरू करेंगे? क्योंकि असली कहानी मंजिल में नहीं, उस सफर में ही छिपी है।